मौर्य साम्राज्य भारत का पहला पैन इंडिया एम्पायर, एक ऐसी ताकत जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला दिया था। लेकिन जब ये विशाल साम्राज्य बिखर गया तो क्या हुआ? क्या उसके बाद का भारत एक डार्क एज में चला गया जहां सिर्फ केओस और कंफ्यूजन था, या फिर एक क्रिएटिव एज था जहां से नए विचारों और नई शक्तियों का जन्म हुआ? ये सवाल इस दौर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखाते हैं। मौर्यों के बाद मगध में शुंग और कण्व जैसे राजवंश आए, और दक्षिण में सातवाहन। हाँ, और सबसे बड़ा ड्रामा तो नॉर्थ वेस्ट में चल रहा था, जहां से इंडो ग्रीक, शक और कुषाण एक के बाद एक भारत में दाखिल हुए। तो आज हम इसी उथल पुथल भरे दौर की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्रिएटिव केओस ने भारत के इतिहास, कल्चर और समाज को आखिर कैसे एक नया रूप दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक है। मौर्य साम्राज्य का अंत किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि अंदर से ही हुआ। बिल्कुल। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अच्छा। और ये सब एक पब्लिक मिलिट्री परेड के दौरान हुआ, जो दिखाता है कि पुष्यमित्र कितने कॉन्फिडेंट थे। और यहीं से मगध में शुंग वंश की नींव पड़ी, लगभग 185 ईसा पूर्व में। एक सेनापति का अपने ही राजा को मार देना, ये तो उस वक्त की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है ना? एग्जैक्टली, कि सेंट्रल अथॉरिटी कितनी कमजोर हो गई थी। ये मौर्य सत्ता के पतन का सबसे बड़ा संकेत था। पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी को विदिशा यानी आज के मध्य प्रदेश में बनाया। वो ब्राह्मणवाद के समर्थक थे। और सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। जी, जो उस दौर में सम्राट की संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ, ये तो मौर्यों की नीतियों से काफी अलग लगता है। उनका झुकाव तो बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा था। तो क्या ये एक तरह का कल्चरल रीसेट करने की कोशिश थी? हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी। इसे एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा। महान वैयाकरण पतंजलि, जो उनके समकालीन थे, ने अपने महाभाष्य में इन यज्ञों का जिक्र किया है। लेकिन ये कहना कि वो बौद्ध धर्म के दुश्मन थे शायद सही नहीं होगा। नहीं, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि सांची और भरूच के जो बौद्ध स्तूप हैं, उनका विस्तार उन्हीं के शासनकाल में हुआ, तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। और फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। शुंग वंश का अंत भी मतलब वैसे ही हुआ जैसे शुरुआत हुई थी। हाँ, आयरनी देखिए, आखिरी शुंग शासक देवभूति को भी उनके ही एक मंत्री वासुदेव कण्व ने रास्ते से हटा दिया और कण्व वंश की स्थापना की। जी, ये राजवंश बहुत छोटा था, सिर्फ 45 साल चला। शुंग और कण्व दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि मौर्यों के बाद मगध, जो भारत का पॉलिटिकल सेंटर था, अब अंदरूनी लड़ाइयों में उलझ गया था। मतलब असली कहानी कहीं और लिखी जा रही थी। बिल्कुल। तो जब मगध में ये तख्ता पलट चल रहे थे, तब दक्षिण में एक बिल्कुल अलग शक्ति अपने पैर जमा रही थी। सातवाहन। हाँ, सातवाहन। इनका मौर्यों से कोई सीधा लेना देना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें पुराणों में आंध्रा भी कहा गया है। इन्होंने डेक्कन में एक बहुत बड़ा और स्टेबल साम्राज्य बनाया, जो लगभग 300 साल तक चला। 300 साल, वाओ। जी, इनकी राजधानी महाराष्ट्र में पैटर्न या प्रतिष्ठान थी, और इनकी सबसे फैसिनेटिंग बात थी इनका समाज। आप उनके मातृवंशीय यानी मैट्रिलिनियल होने की बात कर रहे हैं, ये बहुत यूनिक लगता है ना? शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र का मतलब है गौतमी का बेटा। जी, तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये था कि समाज में महिलाओं की राजनीतिक या आर्थिक शक्ति भी ज्यादा थी, या ये सिर्फ एक नाम की परंपरा थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोर्सेस के मुताबिक सिंहासन का उत्तराधिकार तो पुरुषों को ही मिलता था। हाँ, तो ये पूरी तरह से मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी। नहीं, लेकिन माँ का नाम लगाना ये जरूर दिखाता है कि शाही परिवार में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। और उन्होंने अर्थव्यवस्था में भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए। लेड के सिक्के, ये तो बहुत आम नहीं थे उस वक्त। बिल्कुल नहीं। उनका रोम के साथ जबरदस्त व्यापार चलता था, और उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जिसका असर भारत पर सदियों तक रहा। आप जमीन दान की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीन दान में देना। मतलब जमीन दान देने की शुरुआत इन्होंने की। इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ होगा? इससे एक तरह से छोटे छोटे सेमी इंडिपेंडेंट पावर सेंटर्स बनने लगे,
जब राजा जमीन दान देता था तो वो उस जमीन पर अपने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी छोड़ देता था। अच्छा, तो यही प्रथा आगे चलकर सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की नींव बनी। कह सकते हैं। कला में भी उनका योगदान कमाल का है। अजंता की कुछ शुरुआती गुफाएं और कार्ले भाजा की शानदार चैत्य और विहार गुफाएं उन्हीं के समय में बनी। और उनके सबसे महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहलवाया। लेकिन वो तो एक ऐसे वंश से थे जहां मातृवंशीय परंपरा थी, जो पारंपरिक वर्णाश्रम से थोड़ा अलग है। तो क्या ये दावा सिर्फ अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक पॉलिटिकल मूव था? ये बिल्कुल संभव है। उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था और अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। नासिक में उनकी मां गौतमी बालश्री का एक शिलालेख है जिसमें उनकी जीतों का जोर शोर से वर्णन है। तो खुद को वर्णाश्रम का रक्षक बताना उस दौर में अपनी लेजिटिमेसी साबित करने का एक तरीका था। खासकर जब आप बाहरी शक्तियों से लड़ रहे हों। बाहरी शक्तियां। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जब भारत के अंदर ये सब चल रहा था। नॉर्थ वेस्ट से लगातार हमले क्यों हो रहे थे? ऐसा क्या बदल गया था? इसके पीछे एक आप कह सकते हैं ग्लोबल चेन रिएक्शन था। पहली वजह थी चीन की महान दीवार का बनना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी। इसने मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियों जैसे यूएजी को उनके घरों से खदेड़ दिया। उनके पास पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। और दूसरी वजह? दूसरी वजह मौर्यों के बाद नॉर्थ वेस्ट में जो सेल्यूसिड साम्राज्य एक बफर की तरह काम कर रहा था, वो कमजोर पड़ चुका था। मतलब रास्ता पूरी तरह से खुल गया था। तो सबसे पहले कौन आए? इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन। ये असल में सिकंदर के सेनापतियों के वंशज थे जो बैक्ट्रिया यानी आज के उत्तरी अफगानिस्तान में बस गए थे। और वो हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत के मैदानी इलाकों में घुसने वाले पहले थे। जी। और इनमें सबसे मशहूर नाम है मिनेंडर या मिलिंद। कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, और ये तो कल्चरल फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक यूनानी राजा का भारतीय धर्म अपनाना। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मिलिंद पन्नो नाम का एक पूरा ग्रंथ है जिसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। अच्छा। इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवाद का पूरा ब्यौरा है। मिलिंद के सवाल ग्रीक लॉजिक और स्केप्टिसिज्म से भरे हैं और नागसेन के जवाब भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता से। वाओ, ये तो दो महान सभ्यताओं का इंटेलेक्चुअल डायलॉग है। बिल्कुल। मतलब वो सिर्फ विजेता नहीं थे, बल्कि यहाँ की कल्चर को समझना भी चाहते थे। और उनका असर सिक्कों पर भी बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने भारत में सिक्का बनाने की कला में क्रांति ला दी। पहली बार सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए। और सबसे जरूरी, सिक्कों पर राजा का चेहरा और नाम छापने की शुरुआत की। हाँ, इससे पहले के भारतीय सिक्कों पर सिर्फ चिन्ह होते थे। इन सिक्कों की वजह से ही आज हम उनके कई राजाओं के नाम और चेहरे तक जानते हैं। और उनकी कला, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, उसका असर हमें बाद में गांधार कला पर साफ दिखाई देता है। तो इंडो ग्रीक के बाद शक आए। उनके बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? शक, जिन्हें सीथियन भी कहते हैं, मध्य एशिया की एक और जनजाति थी। उन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे रुद्रदामन प्रथम। और उनका जूनागढ़ का शिलालेख, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? दो वजहों से। हाँ, पहला, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। हाँ। इससे पहले अशोक के समय में प्राकृत आम भाषा थी। अच्छा, तो ये संस्कृत के एक शाही भाषा के तौर पे उभरने का संकेत है। और दूसरा, इसी शिलालेख में लिखा है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था। जी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना? एक विदेशी शासक एक पुराने भारतीय साम्राज्य के बनाए हुए पब्लिक वर्क को ठीक करवा रहा है। ये एक तरह की कंटिन्यूटी दिखाता है कि वो खुद को यहाँ का शासक मान रहे थे, सिर्फ लुटेरा नहीं। बिल्कुल। और शकों से जुड़ी एक और बड़ी घटना है। माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी जीत की याद में विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसके बाद विक्रमादित्य भारत में शौर्य और न्याय का प्रतीक बन गया, एक लेजेंडरी टाइटल। सही बात है। और अब आते हैं उस दौर की सबसे बड़ी शक्ति पर, कुषाण। ये सिर्फ हमलावर नहीं थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। हाँ, कुषाण यूएजी जनजाति की ही एक शाखा थे। इन्होंने शकों को भी खदेड़ दिया,
इनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में मथुरा और बनारस तक फैला था। ये तो एक सही मायनों में इंटरनेशनल एम्पायर था। बिल्कुल, वो देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र जैसी उपाधि इस्तेमाल करते थे। ये डिवाइन किंगशिप का कॉन्सेप्ट है ना? यानी राजा को सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानना। हाँ, और ये चीन के सम्राटों से प्रेरित था। इससे एक इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य पर शासन करना आसान हो जाता था, क्योंकि राजा के आदेश को ईश्वर का आदेश माना जाता था। लेकिन उनकी असली ताकत कहीं और थी। सिल्क रोड एग्जैक्टली। उस जमाने का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड रूट जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, वो सीधे इनके नियंत्रण में था। और इस रास्ते से गुजरने वाले हर कारवां से वो टैक्स वसूलते थे, जिससे वो बेहिसाब अमीर और शक्तिशाली हो गए। ये उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा कारण था। और उनके सबसे महान शासक कनिष्क को तो दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ये काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये उपाधि उन्हें बौद्ध धर्म को दिए गए उनके संरक्षण की वजह से मिली है। जैसे अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी, वैसे ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित करवाई। अच्छा, और इसी संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। जी। कनिष्क महायान शाखा के सबसे बड़े संरक्षक बने और उन्हीं के समय में बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैला। और उन्होंने 88 एडी में शक संवत की शुरुआत की, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। ये भी एक बड़ी लेगेसी है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कनिष्क का बौद्ध धर्म अपनाना सच में दिल से था, या ये भी एक पॉलिटिकल मूव था, एक इतने बड़े मल्टी एथनिक साम्राज्य को जोड़ने के लिए एक यूनिवर्सल धर्म का इस्तेमाल करना? ये बहस का मुद्दा है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। उनके सिक्कों पर हमें सिर्फ बुद्ध ही नहीं बल्कि ईरानी, यूनानी और हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि वो अपने साम्राज्य में मौजूद सभी धर्मों और संस्कृतियों को साथ लेकर चलना चाहते थे। वो एक प्रैक्टिकल शासक थे। और आम जिंदगी पर, समाज पर उनका क्या असर हुआ? काफी गहरा। घुड़सवारी की तकनीक में उन्होंने सुधार किया। पगड़ी, लंबे कोट जिन्हें आज हम शेरवानी कहते हैं, और पतलून पहनने का चलन उन्हीं की देन माना जाता है। और उन्होंने शासन में क्षत्रप प्रणाली, सैट्रैप सिस्टम को अपनाया। जी, जिसमें साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर मिलिट्री गवर्नरों के हवाले कर दिया जाता था। ये एक बहुत इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। और आखिर में बात करते हैं कला की, जो शायद इस दौर की सबसे बड़ी देन है। गांधार और मथुरा, कला की 2 बिल्कुल अलग शैलियां एक ही साम्राज्य में एक साथ कैसे भली फूली? ये सवाल कुषाण साम्राज्य के डुअल कैरेक्टर को दिखाता है। गांधार कला, जो पेशावर के आसपास के इलाके में पनपी, उस पे ग्रीक रोमन असर बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें बुद्ध को एक यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल, घुंघराले बाल, मांसपेशियों वाला शरीर, ड्रेप्ड टोगा। इसमें भूरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल हुआ। ये एक कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म थी। और मथुरा कला? वहीं मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी थी। उसकी जड़ें हमें पुरानी यक्ष मूर्तियों में मिलती हैं। यहाँ बुद्ध को एक योगी के रूप में शांत और आध्यात्मिक चेहरे के साथ दिखाया गया है। और इसमें लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। जी, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि मथुरा में सिर्फ बुद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की भी पहली मूर्तियां बनी। तो हम कह सकते हैं कि कुषाण साम्राज्य के 2 दिल थे। हाँ, एक इंटरनेशनल जो गांधार में धड़कता था और एक देसी जो मथुरा में। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस जाएं, तो मौर्यों के बाद का ये दौर डार्क एज था या क्रिएटिव एज? मेरे हिसाब से ये क्रिएटिव एज था। ये जो ऊपर से बिखरा हुआ लगता है, असल में बेहद डायनामिक था। बिल्कुल, ये एक मेल्टिंग पॉट था। ये सिर्फ केओस नहीं था, ये क्रिएटिव केओस था। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार, धर्म, कला और विचारों का ऐसा संगम हो रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। महायान बौद्ध धर्म का उदय, संस्कृत का एक प्रमुख भाषा बनना, आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत का काम, ये सब इसी दौर की देन है। भारत का जो आइडिया है उसे इस दौर ने एक नई, ज्यादा मिलीजुली और ग्लोबल शक्ल दी। यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। हम इन समूहों को अक्सर आक्रमणकारी या इन्वेडर कहते हैं, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि वे भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए, यहीं के धर्म अपनाए और कला विज्ञान में इतना बड़ा योगदान दिया। तो सवाल ये उठता है कि कोई बाहरी किसी देश की कहानी का अभिन्न अंग कब बन जाता है? वो कौन सा पॉइंट है जब एक विदेशी प्रभाव एक स्वदेशी विरासत में बदल जाता है?